नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता। क्राइम अप टू डेट में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक क्राइम रिपोर्ट के बारे में बताया था जिसमें एक 16 साल का नाबालिग बच्चा अपनी मां का कत्ल करता है, जिसमें बच्चा बताता है कि ये कत्ल किसी अनजान शख्स ने, एक इलेक्ट्रीशियन ने किया। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी में पता चलता है, पुलिस की थ्योरी से पता चलता है कि ये कत्ल बच्चे ने किया क्योंकि उसकी माँ उसको पबजी खेलने से मना करती थी। बच्चा अपने बाल सुधार गृह के अंदर है, लेकिन उसकी अपडेट मैं आपको दूं उससे पहले बताना चाहता हूं कि पुलिस ने बच्चे का 14 दिन का रिमांड मांगा है, लेकिन कोर्ट ने उसको देने से मना कर दिया क्योंकि बच्चा बाल सुधार गृह के अंदर है और बाल सुधार गृह के अंदर ही पुलिस को जाकर के इंक्वायरी करनी पड़ेगी या पूछताछ करनी पड़ेगी। उसका रिमांड कोर्ट नहीं दे रही है क्योंकि किसी भी नाबालिग बच्चे से पुलिस रिमांड में रखना नाजायज़ है, कानूनी रूप से अवैध है, गलत है। वो इस केस में अपडेट ये है कि पुलिस ने नोटिस देकर उसके पिता को, जो कि आर्मी में आसनसोल में जेसीओ हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए अपनी इंक्वायरी के अंदर शामिल होइए, लेकिन छुट्टी ना मिलने के कारण या पिता की इग्नोरेंस के कारण पिता उस इंक्वायरी में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। अच्छा, एक नया अपडेट ये है कि रिश्तेदारों से पूछताछ में पता चला कि बच्चे की उम्र 17 साल 8 महीने के करीब है, जो उनके रिश्तेदारों ने और लोगों ने बताया। जो उसकी छोटी बहन जो 10 साल की है, उसके ने आइडिया दिया कि भैया की उम्र जो है 17 साल 8 महीने। मतलब ये कि अगर 4 महीने और वो लड़का 4 महीने और बड़ा होता तो एक बालिग होता और उस पर 302 का मुकदमा अपनी माँ की हत्या का चलता। लेकिन चूंकि बच्चा 4 महीने छोटा है, अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं है क्योंकि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि घर सील है, माँ का कत्ल हो चुका है, पिता नौकरी पर है, छोटी बच्ची अपने नाना नानी के है, इसलिए अभी तक पिता के आने पर ही बर्थ सर्टिफिकेट या और उसके सबूत मिलेंगे जिसमें पता चलेगा कि बच्चे की एक्चुअल उम्र, असली उम्र क्या है। उसके लिए पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है, पिता जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, बच्चा रिमांड होम के अंदर रोज नए अपने बयान बदल रहा है। जो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यों की, जिसमें वकील है, एक मनोचिकित्सक हैं, एक CWC के रिमांड होम के अधिकारी होते हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किन कारणों से, किस तरीके से ये हालात हुए और बच्चे ने अपनी मां का कत्ल किया। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि नाजायज संबंधों के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया, और इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि बच्चे को, जो अब तक की जांच से पता चला है, हथियार के रूप में इस्तेमाल उसके पिता ने उसको किया। पिता ने उसको सिखाया कि किस तरीके से पिस्टल चलाई जाती है। पिता ने उसको बताया कि नाबालिग अगर कत्ल करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसको मैक्सिमम कितनी सज़ा मिलती है, अगर बड़ा करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलती है। कानूनी रूप से उसे मानसिक रूप से ऐसा परिपक्व कर दिया कि बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। शायद नाबालिग होते हुए 3 साल का सुधार गृह के अंदर काट के बरी हो जाए। पिता का इस कत्ल में सहभागी बनना बिल्कुल निश्चित है। जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। और आज की एक नई स्टोरी मैं आपको लेकर आ रहा हूं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, संविधान 1950 में लिखा गया। हमारे देश में अब तक पूरे आज़ाद हिंदुस्तान में कुल 1414 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी की सज़ा दी जाती है लोअर कोर्ट से। आदमी अपील करता है, जो भी मुजरिम होता है वो अपील करता है, हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट अगर उस सज़ा को बरकरार रखती है, उसे फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सारे एविडेंस देख करके उस पर पुनर्विचार करके ये फैसला करती है कि ये सज़ा जो फांसी की दी गई है कानूनी रूप से जायज़ है और मुजरिम इस सज़ा का हकदार है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपनी मोहर लगा देती है।
अब चौथे चरण में मुलजिम के पास सिर्फ एक उपाय होता है, वो होता है राष्ट्रपति महोदय से दया याचिका। उस दया याचिका में पुनर्याचिका भी डाली जाती है। एक बार राष्ट्रपति महोदय ने मना कर दिया, उसके बाद पुनर्याचिका भी डाली जाती है। वो अलग अलग हालात में होता है। तो 4 चरण के अंदर आदमी को फांसी की सज़ा मुकम्मल होती है। अब सबसे पहला होता है नीचे सबसे लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को कहीं पर सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट, चौथा माननीय राष्ट्रपति महोदय जो क्षमा कर सकते हैं, दया याचिका स्वीकार कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि सन 1947 से 2022 तक करीब 75 साल के इस समय काल के अंदर 1414 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लंबित है, लटकी हुई है, नहीं दी गई। केवल 57 लोगों को आज तक 1947 से 2022 तक लोगों को सज़ा दी गई। पहली फांसी दी गई नाथूराम गोडसे को इस आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में। महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को पहली फांसी दी गई। और अब 57 लोगों को जो सज़ा दी गई है, इसमें याकूब मेमन था, चाहे निर्भया के कातिल थे, सबसे आखिर में उन्हीं को सज़ा दी गई है। और एक फांसी दी गई इकलौता जज जो कि असम सेशन कोर्ट से थे, नाम था उनका उपेंद्र नाथ राजखोबा। अब सवाल उठता है कि एक जज जो कि कानून का ज्ञाता है, उसने क्राइम क्यों किया, क्या कारण था, और उनको फांसी की सज़ा किन हालात में दी गई। आसाम के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उपेंद्र नाथ का जन्म हुआ। कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने LLB करके जज बने और असम के अंदर काफ़ी कोर्ट्स में, काफ़ी न्यायालयों के अंदर उनकी पोस्टिंग रही। लेकिन 1969 में 1969 के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो गया। एक जगह थी डुबरी, आसाम के अंदर एक जगह है डुबरी, जहां उपेंद्र नाथ राजखोबा का ट्रांसफ़र हो गया। जो उनको सरकारी निवास मिलना था, उसके मिलने में समय था, वो कुछ दिन सर्किट हाउस में भी रहे। क्योंकि उपेंद्र नाथ राजखोबा जो है गुवाहाटी के रहने वाले थे, परिवार उनका गुवाहाटी में रहता था। उनके परिवार में एक पत्नी और 3 बेटियां थी। पत्नी का नाम पुलुती राजखोबा था, बड़ी बेटी का नाम निर्मला, जिसे कि घर में लूनी भी कहते थे, और दूसरे नंबर की उनकी बेटी थी जोनाली, जिसका घर का नाम लूना था, और तीसरी बेटी थी रूपाली, जिसको रूपलेखा भी घर में वो कहते थे। 3 बेटियां और पत्नी चूँकि गुवाहाटी रहते थे, गुवाहाटी के अंदर उनका अपना घर था और उन्होंने वो घर किराए पे भी दिया हुआ था, अपना कुछ पोर्शन उसका। अब जब उनकी डुमरी में पोस्टिंग हुई 1969 के अंदर, मिड के अंदर, तो वो कुछ दिन अपने सर्किट हाउस में रहे। तो क्योंकि परिवार बच्चे पढ़ते थे, बड़ी बेटी कॉलेज कर चुकी थी, 2 बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी, तो बच्चे गुवाहाटी में ही रहते थे। ये उस सरकारी निवास के अंदर जो जजों के लिए दिए जाते हैं, उसमें अकेले रहते थे। और उस मकान में रहते हुए एक सरस्वती पूजा का त्यौहार आता है, कोई दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर के आसपास वो अपने परिवार को उन्होंने बुलाया कि भाई मुझे अब सरकारी निवास मिल गया, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तो पत्नी और तीनों बेटियाँ उस सरस्वती पूजा की छुट्टियों में गुवाहाटी से अपने सरकारी निवास डुमरी, जो कि असम में है, वहाँ पर आ जाती हैं। परिवार उनके साथ रहता है। जज साहब का जो रिटायरमेंट का टाइम है, वो करीब 2 फरवरी 1970 को उन्होंने रिटायर होना है। रिटायरमेंट के बाद जैसे जजों को होता है कि भाई घर अभी खाली नहीं कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब वो गुवाहाटी जाएंगे, उधर किराएदार जो था, उस किराएदार को उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया कि आप जो है घर खाली कर दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे आके शिफ्ट होना है। उधर उन्होंने उसको नोटिस दे दिया। जज साहब रिटायर हो गए 2 फरवरी को। अब जज साहब उस घर में रह रहे हैं। उन्होंने अपने माली और एक अर्दली जो कि उनके साथ उनमें उनको मिला हुआ था, उसको उन्होंने बुलाया। तो उनका जो बाथरूम था, बाथरूम के बराबर एक पेड़ था। पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसा था कि उसको तोड़ा जा सकता था, काटा जा सकता था, निकाला जा सकता था। तो जज साहब ने कहा कि इसकी कुछ टहनियाँ जो हैं बाथरूम के अंदर आती हैं, तो प्राइवेसी में तकलीफ पड़ता है, तो उस पेड़ को काट दो। पेड़ काट दिया गया, माली ने काट दिया, यार्दली ने उसकी हेल्प कर दी। लेकिन जज साहब बोले कि नहीं, इसको जड़ से निकाल दो। जड़ से निकाला तो एक काफ़ी बड़ा गड्ढा वहाँ पर हो गया।
अब ऐसे दूसरे पोर्शन में उन्होंने कहा इस पेड़ को भी निकाल दो, तो माली ने ऐतराज भी किया कि सर आप तो रिटायर हो चुके हैं, जाने वाले हैं, तो उन पेड़ों को निकालने का क्या फ़ायदा। बोले कि मैं कुछ बिहार से कुछ मैंने फूल या पौधे मंगाए हैं, वो आ जाएंगे और मैं उनको यहाँ पे लगाऊंगा। मेरी एक स्मृति भी रहेगी, जो नए जज साहब आएंगे उनको भी पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ अपने कार्यकाल में एक पौधे लगाए हैं। अब जज साहब माली और अर्दली को बुलाते हैं और माली और अर्दली को कहते हैं कि ये गड्ढे को थोड़ा गहरा कर दो। तो माली गड्ढे को गहरा कर देता है। पत्नी को बड़ा अजीब सा लगता है। पत्नी कहती है गड्ढा किस लिए। बोले मैंने कुछ पौधे मंगाए हैं बिहार से और वो पौधे आएंगे तो एक स्मृति के रूप में मैं लगा के यहाँ पर जाऊँगा। 2-3 दिन बीतते हैं। जैसा कि बाथरूम के साथ में पेड़ था, एक दूसरी साइड में किचन के बैक साइड में एक पेड़ था। जज साहब अर्दली और माली को बोलते हैं कि यार ये पेड़ भी यहाँ से हटाओ। वो कहते सर लगा रहा। तो बोले नहीं, यहाँ पे मैं अपने बिहार से लाए हुए पौधे लगा के जाऊँगा जो कि स्मृति के रूप में काम आएंगे और वो याद रखेंगे, जो भी नए जज आएंगे आने वाले समय के लिए वो उनको याद रखेंगे। अब जज साहब के घर के अंदर, बंगले के अंदर 2 गड्ढे खोदे जा चुके हैं, एक बाथरूम के बराबर में और एक किचन के बैक साइड में। अब जज साहब 2 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। जज साहब 2 फरवरी को रिटायर हो गए। दिन आ गया 10 फरवरी का। 1 हफ्ता जज साहब को जो है रिटायर हुए हो चुका, क्योंकि सरस्वती पूजा चल रही है। सरस्वती पूजा 10 फरवरी के आसपास थी। वो त्यौहार वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है आसाम के अंदर। तो उन्होंने अर्दली को और माली को कहा कि आज जो है त्यौहार का दिन है, आप दोनों छुट्टी लेकर के जाइए, मार्केट आके घूम के आइए, जहाँ भी आपको आज एंजॉय करना है एंजॉय करके आइए। त्यौहार बाहर जो सरस्वती पूजा की सजावट है वो देख कर आइए। और दोनों को जज साहब ने छुट्टी दे के भेज दिया। अब रात को 8 साढ़े 8 का समय हुआ। घर में, क्योंकि सर्दी का मौसम था फरवरी का, इन्होंने छोटा सा एक अलाव जलाया या बॉन फायर कह दीजिए, बॉन फायर जलाया। और बॉन फायर में इन्होंने अपने हाथ वाथ तापे। रात को करीब 10 बजे से पहले इन्होंने खाना वाना खा के और उधर वो माली और अर्दली अपने घूम घाम के अपने घर में जाके सो गए। और इधर जज साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोने की तैयारी में लग गए। और वो जाके उन्होंने सोने का अपना जो सिस्टम था या अपने शयन कक्ष में चले गए, अपने सोने का रूम था वहाँ चले गए। अब सुबह मॉर्निंग में अर्दली और नौकर आए। उन्होंने देखा कि मेम साहब और बड़ी बिटिया नहीं है, क्योंकि वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह पूजा पाठ, थोड़ा वो पेड़ों को पानी देना, ये देना। थोड़ी उनकी मैडम जब भी यहाँ पर आती थी तो उन्होंने ये थोड़ी कार्रवाई करती थी, थोड़ी ये इस तरह की छोटे मोटे काम करती थी। पर उसने पूछा धीरे से कि मैडम, और बोले कि वो दिल्ली चले गए, वो ज़रूरी काम था। जब अंदर अर्दली आया, उसने देखा कि जहाँ वो पेड़ लगा हुआ था बाथरूम के पीछे, वो गड्ढा भरा हुआ है और उस गड्ढे के अंदर पानी जा रहा है और पानी लाल रंग का है। उसको अचंभा हुआ कि लाल रंग का पानी। वो अंदर भाग कर गया, देखा उपेंद्र नाथ राजखोवा अपने बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं, जिसमें लाल रंग की चादर है बहुत बड़ी। वो लाल रंग की चादर को तो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा कि लाल रंग का जो है पानी निकल रहा है, क्या है। फिर जो अर्दली ने सोचा कि शायद जो ये कपड़े धो रहे हैं, लाल रंग की चादर है, शायद इसका रंग छूट रहा होगा। तो महसूस तो हुआ कि किसी भी नौकर को, मुझे या माली को या उसके परिवार को, किसी को भी कह देते कपड़े धोने के लिए तो हम लोग धो देते हैं कपड़े। पहले भी 1-2 बार मौका पड़ा कपड़े धोने का, लेकिन जज साहब आज खुद कपड़े धो रहे हैं। और फिर ये सोच के चलो, जज साहब हैं, रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने छोटे मोटे काम शायद खुद करना चाहते हैं, ये बात टल गई। माली भी बाहर घूम रहा था। अर्दली आया तो माली की नज़र पड़ी कि जो गड्ढा हमने कल खोदा हुआ था, गहरा गड्ढा था, आज वो गड्ढा भरा हुआ है। अब वो सोचा जज साहब से पूछे कि साहब वो गड्ढा खोदा हुआ था तो आपने क्यों भरा इसे, या किसने भर दिया, या कैसे गड्ढे के अंदर मिट्टी भर गई। लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस यही हुआ कि हमें क्या, साहब की मर्जी। खैर वो बात भी टल गई। अब ये घटना 10 फरवरी की थी। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। 13 फरवरी को जज साहब ने गुवाहाटी फ़ोन किया और उस रिश्तेदार को फ़ोन किया जहाँ दोनों बिटियाँ ठहरी हुई थी, क्योंकि उनका अपना घर तो किराए पे था। और एक रिश्तेदार के घर पर वो उन्होंने अपने मिसेज को और बेटियों को रुकने का इंतज़ाम किया हुआ था।
रिश्तेदार को फ़ोन किया कि दोनों बेटियों को भेज दो, क्योंकि मिसेज और बड़ी बेटी जो है दिल्ली चली गई है रिश्तेदार के यहाँ, तो आप उन दोनों को भेज दो। जो रिश्तेदार थे उन्होंने थोड़ा एतराज़ किया कि बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, कॉलेज खुले हुए हैं और फरवरी के, क्योंकि मार्च में अप्रैल में एग्ज़ाम होने, क्यों इनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, इनको यहीं पर रहने दो। और बोले नहीं, हमें थोड़ा घूमने भी जाना, पहले प्री प्लान है। और खैर उन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती की, तो रिश्तेदार को एतराज़ नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है भिजवा देते हैं। उन्होंने कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए, उन्होंने जो है अपनी दोनों बेटियों को जज साहब के पास डुबरी आसाम में जो है वहाँ भेज दिया। दोनों बेटियाँ 25 फरवरी को डुबरी आती हैं। जज साहब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी सुविधाएं उनको मिली हुई थी, वो गाड़ी भी उन्होंने अभी सरेंडर नहीं की थी, क्योंकि जो नए जज आने थे उनको वो गाड़ी जानी थी, वो नए जज ने अभी चार्ज नहीं लिया था। तो 25 फरवरी को जज साहब अर्दली और माली के साथ बस स्टॉप या स्टेशन जहाँ भी दोनों बेटियाँ आई थी, दोनों बच्चों को लेने जाते हैं और उन्हें लेके घर आ जाते हैं। अब 25 फरवरी की रात जज साहब बच्चों के संग, माली वगैरह ने क्योंकि थोड़ा खाना वाना बनवा दिया, क्योंकि जज साहब अकेले खाना वगैरह माली और अर्दली ही बना रहे थे। रात को खाना वाना खाया, 25 फरवरी को आराम से सो गए। अब अगले दिन 26 फरवरी दोनों माली और अर्दली आए, तो देखा दोनों बेटियां घर में नहीं है। उन्होंने जज साहब से पूछा कि बच्चे नाश्ता वास्ता किसके लिए बनाना है। बोले बच्चे तो वहीं आसाम में कोकरा झाड़ कोई जगह है, कोकरा झाड़ चले गए हैं, क्योंकि उनकी मम्मी और बड़ी बहन, बड़ी बेटी जो है वो कोकरा झाड़ दिल्ली से आ गई हैं, और कोकरा झाड़ वो दोनों मिलेंगे आपस में, फिर वहाँ से आगे का जो भी प्रोग्राम होगा। फिर उनको बड़ा अजीब सा लगा, खैर बात फिर आई गई हो गई। लेकिन फिर माली चौंका, क्योंकि जो दूसरा गड्ढा किचन के पीछे था, आज वो गड्ढा भी भरा हुआ था। लेकिन वही सवाल, कल तक तो खुदा हुआ था, आज क्यों भर गया। खैर सक्सा हुआ, कुछ बात हुई, कोई मन के अंदर विचार आया, लेकिन छोड़ो, जज साहब हैं क्या पूछे, बात कह के फिर टल गई। उसके कुछ दिन बाद नए जज साहब आ गए, और नए जज साहब को इन्होंने बंगला जो है, जो इनको अलॉट था, वो उसका चार्ज दे दिया, और अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी में जो सरकारी गाड़ी थी वो भी वापस कर दी, और वहाँ से वो अपने जो उनका पैतृक निवास था गुवाहाटी, वहाँ के लिए वो रवाना हो गए। लेकिन एक अचानक एक घटना होती है, कोई 2 महीने बाद, अप्रैल के महीने में, जो उनका अर्दली था जयप्रकाश, अर्दली का नाम जयप्रकाश था, वो अर्दली सिलीगुड़ी अपने जहाँ पे उसका पैतृक निवास था, सिलीगुड़ी का रहने वाला था वो जयप्रकाश अर्दली, वो अपने घर पे अपने परिवार से मिलने गया। तो अचानक उपेंद्र नाथ राजखोवा जज साहब, जो रिटायर्ड जज साहब हैं, उसको अचानक मार्केट में मिल गई। तो उसने कहा सर आप यहाँ कैसे सिलीगुड़ी। उन्होंने बताया कि यहाँ मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, किसी काम से आया हुआ हूँ। और अर्दली ने बताया कि मेरा घर पास ही है, तो आप मेरे परिवार से एक बार चलिए, मेरे परिवार से मिलिए। तो राजखोवा जी कहते हैं कि 2-3 दिन उसके घर पर भी रहे, उसकी जिद करने पर या उसके कहने पर उसके घर पर भी उन्होंने 2-3 दिन निवास किया, और उसको रिक्वेस्ट की कि भाई आप किसी को बताना मत कि मैं आपके घर पे रहा हूँ या मैं आपको मिला हूँ। फिर वही वफादार था अर्दली, करीब 1 साल उनके साथ काम किया था, और जज रिटायर हैं, लेकिन आदमी वो बना के रखते हैं कि नहीं कभी पता नहीं क्या काम पड़ जाए। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया, और ठीक है सर मैं आगे जिस बात का ख्याल रखूँगा, मैं किसी को इस बात का जिक्र नहीं करूँगा कि मैं आपको मिला था। उसके बाद वो अर्दली अपने काम पे वापस लौट गया, और राजखोवा जी अपने दूसरे काम से निकल गए। अब इस बीच गुवाहाटी के अंदर जज साहब के साले साहब, जिनका नाम था भ्राता शर्मा, भ्राता शर्मा असम के अंदर DIG थे और गुवाहाटी में रहते थे, और गुवाहाटी में जो पत्नी और उनकी 3 बेटियां थी वो भी वहीं रहती थी उनके पास। वो जो रिश्तेदार थे वो उनके मामा थे लड़कियों के, और जज साहब जो है उनके बहनोई थे। अब फरवरी में बेटियां गई थी दोनों छोटी, और महीना मई का आ गया। DIG साहब को लगा कि क्या है, मतलब बच्चे इतने दिन हो गए, एग्ज़ाम का भी इन्होंने एग्ज़ाम भी बच्चों के नहीं दिलवाए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उन्होंने 1-2 बार जज साहब को फ़ोन किया, तो जज साहब ने कहा कि कभी बच्चे दिल्ली हैं,
कभी कोखरा झाड़ गए हैं, कभी कहीं गए हैं, वो इस तरह बहाने बनाते रहे। डीआईजी साहब क्योंकि पुलिस में थे, एक पुलिस का दिमाग थोड़ा अलग चलता है, तो उनको कुछ शक सा हुआ कि उनके जीजा जी जज साहब जो हैं कुछ गड़बड़ तो है। तो उन्होंने अपनी तरफ से सब तफ्तीश करनी शुरू की। अब डीआईजी साहब जज साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ोन भी बंद कर दिए, फ़ोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1970 के आसपास मोबाइल की फैसिलिटी तो थी नहीं जो लैंडलाइन था या जिस तरीके से बात होती थी। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनसे मुलाकात या बात नहीं हो पाई। इस बीच उन्होंने पुलिस को ये काम सौंपा, अपने जो अधीनस्थ काम करते थे उनको, लेकिन उसमें भी कोई सक्सेसफुल कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने एक दिन खुद डुबरी जा कर के पता करने का निश्चय किया, और वो डीआईजी साहब अपने एक दो व्यक्तियों को लेकर के डुबरी पहुंच भी गए। अब डुबरी जिस सरकारी निवास में वो रहते थे जज साहब राजखोबा जी, डीआईजी साहब वहाँ गए। वहाँ जाके पता चला कि नए जज साहब आ गए हैं। नए जज साहब से उन्होंने पूछा कि फरवरी के अंदर मेरे बहनोई जो हैं यहाँ से रिटायर्ड हुए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो जज साहब ने कहा भी मुझे तो ऐसा मालूम नहीं, मैं तो अप्रैल के अंदर मैंने चार्ज लिया था और अप्रैल के अंदर इस फ्लैट में आया हूँ, तो मैं तो इसी में रह रहा हूँ और मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो माली वाली से पूछा, माली ने भी अपना मना कर दिया कि मुझे ऐसा नहीं पता। तो वो कोर्ट गए। कोर्ट में जब इन्होंने इधर उधर पूछताछ की तो वो अर्दली बाई चांस मिला। अर्दली से उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे जज साहब गए थे, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, आपको उनके बारे में कोई जानकारी है कि कहीं गए हो? उन्होंने लिया बातचीत के अंदर। तो उसने बताया कि जज साहब मुझे सिलीगुड़ी मिले थे 1 महीना पहले जब मैं अपने घर गया था, और वो एक होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने मेरे घर भी 2-3 दिन रहे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप किसी को बताना नहीं, किसी भी हालत में मत बताना, क्योंकि मामला जज साहब का है। आप बता रहे हैं कि जज साहब गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो ये मैं राज जो है आपको बताना चाहता हूँ। खैर डीआईजी भ्राता शर्मा को पता चला कि वो सिलीगुड़ी थे। उन्होंने अपना पुलिसिया इंक्वायरी करते हुए वो सिलीगुड़ी पहुँच गए। सिलीगुड़ी जयप्रकाश ने बता दिया था कि वो होटल सेवाया जो सिलीगुड़ी में वो ठहरे हुए थे, वो होटल सेवाया था, और उन्होंने लोकल पुलिस को, डीआईजी साहब ने जो है लोकल पुलिस को साथ लिया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और वो होटल सेवाया पहुंच गए। होटल सेवाया का रजिस्टर वगैरह चेक किया, उसमें पता चला कि रूम नंबर 303 के अंदर जज साहब ठहरे हुए हैं, उपेंद्र नाथ राजखोबा जी ठहरे हुए हैं। डीआईजी साहब गए लोकल पुलिस के साथ, बेल बजाई, दरवाज़ा खोला तो सामने उपेंद्र नाथ राजखोबा खड़े हुए थे। अचंभा हुआ कि गुवाहाटी में अपना घर है जो कि किराएदार ने खाली कर दिया, बेटियां कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है, वो इनके साथ नहीं है, यहाँ पर होटल में एक सिंगल रूम के अंदर ये रह रहे हैं। कुछ वो दिमाग उनका चकराया। खैर अंदर जाके बातचीत हुई। उन्होंने जज साहब से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, पत्नी कहाँ है आपकी, मेरी बहन कहाँ है? तो जज साहब ने कहा जी पहले तो बहाना लगाया दिल्ली है, फिर उन्होंने कहा वो कोकरा झाड़ गए हुए हैं, फिर कहा कि मुझे नहीं पता। खैर डीआईजी साहब ने थोड़ी सख्ती दिखाई, थोड़ा अपना पुलिसिया अंदाज दिखाया, उनको धमकाया। तो जज साहब ने कहा भाई मैं आपको बता नहीं सकता क्या हुआ, लेकिन मैं आपको लिख के दूंगा, लिख सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है बताने की क्या हुआ। अब डीआईजी साहब घबराए भी। खैर आनंद फानन में कुछ पेपर मंगाए गए, पेन मंगाया गया और जज साहब को दिया गया। अब जज साहब ने उस पर लिखा, और जो लिखा था वो अचंभित करने वाला था। जज साहब ने लिखा कि 10 फरवरी को जब उनकी पत्नी और बड़ी बेटी उनके साथ थी, रात को पत्नी बाथरूम किसी काम से गई और उस बाथरूम में जाते समय उनका जो है सर दीवार से टकराया, वो पाँव फिसल गया और वो उस गड्ढे में जाके गिर गई। खैर गड्ढे से उन्होंने किसी तरीके से उसे बाहर निकाला तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। अब पत्नी की मौत के बाद बेटी ने जो है इस गम के अंदर कि माँ गुजर गई, बेटी ने भी दुख में आके नींद की काफ़ी मात्रा में गोलियां जो है उसकी ओवरडोज ले ली और रात को बेटी की भी मौत हो गई। उन्होंने किसी को ना बता करके
एक दो लोगों का साथ लेकर के दोनों पत्नी और अपनी बेटी को पास ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी, वहाँ पे दोनों का क्रियाक्रम कर दिया। ये उन्होंने 10 फरवरी की घटना अपने साले साहब को, डीआईजी साहब को बताई। अब डीआईजी साहब ने पूछा कि फिर दोनों छोटी बेटियां कहाँ गई? दोनों छोटी बेटियों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा, वो भी आपके साथ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि पत्नी और बड़ी बेटी की मौत के बाद वो इतने सदमे में थे कि 10-15 दिन मैं उभर नहीं पाया उससे, और 25 फरवरी को मैंने आपको फ़ोन किया था कि बेटियों को भेज दो, और बेटियों को आपने भेज भी दिया। एग्ज़ाम थे बच्चों के। अब दोनों बेटी घर आने के बाद मैं इस असमंजस में था कि किस तरीके से बेटियों को बताऊं कि तुम्हारी माँ और बड़ी बहन के साथ ऐसा हुआ है। तो बोला कि मैं उन दोनों बेटियों को अपने साथ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ले गया, जहाँ पे मैंने उनका क्रियाक्रम किया था, और वहाँ जाके मैंने दोनों बेटियों को बताया कि तुम्हारी माँ और बहन के साथ ये हादसा हुआ है, और इस तरह अचानक वो गड्ढे में गिर गई थी, उनकी चोट लगी, उनकी मृत्यु हो गई, और उसी सदमे में बड़ी बेटी ने नींद की ज़्यादा मात्रा में गोलियां खा ली, उनकी मृत्यु हो गई, और मैंने दोनों का क्रियाक्रम यहाँ कर दिया। अब दोनों बेटियां सदमे के कारण दोनों इस दुख को सह नहीं पाई, और दोनों ने बहती नदी के अंदर दोनों कूद गई, और दोनों ने आत्महत्या कर ली। और उनकी बॉडी अभी तक मैंने निकालने की कोशिश की, आसपास गोताखोरों को या किसी को निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। ये कहानी उन्होंने जो है लिख करके अपने साले साहब डीआईजी भ्राता शर्मा को ये बातें उन्होंने लिख कर बताई। अब चूँकि सिलीगुड़ी की पुलिस डीआईजी साहब के साथ थी और मामला जज साहब का था, तो डीआईजी साहब ने सोचा कि इतने बड़े व्यक्ति जो ये लिख कर कह रहे हैं, लिखे हुए के बजाय इनका एक बयान होना चाहिए। और वो पुलिस थाने के अंदर, जहाँ पे वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके आए थे कि ऐसे ऐसे जो मिसिंग रिपोर्ट थी अपने जीजा की, उपेंद्र नाथ राजखोवा जी की, तो ये आपस में एक दूसरे से बात की, तो पुलिस ने ये सलाह दी, या डीआईजी साहब ने कहा कि इनका जो बयान है, जो इन्होंने बयान लिख के दिया है, ये लीगली तरीके से किसी जज के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान इनका ले लिया जाए तो शायद वो ऑथेंटिकेट होगा, उसकी विश्वसनीयता होगी, क्योंकि मामला जज का है। कल को कोई ऊपर नीचे, ऊंच नीच वाली बात हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। खैर, जज साहब को उन्होंने कहा कि आपको ये बयान देना है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने देना है, जो भी आपने ये लिख के दिया है वो आप जो है उनके सामने दीजिए, जिसका हम कलम, आपका बयान कलमबंद कर सकें। खैर, जज साहब बोले ठीक है, मैं चलता हूँ। वो बाथरूम की तरफ गए, बोले कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ। उन्होंने कपड़े लिए, बाथरूम के अंदर चले गए, लेकिन इसी बीच बड़ी ज़ोर से उनके चीखने की आवाज़ आई। सब लोग दौड़ के जब बाथरूम में पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा गया, क्योंकि अंदर से उन्होंने बंद किया हुआ था, तो देखा कि जज साहब ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अपने पेट में चाकू मारा है, 2 बार चाकू मारा, और लहूलुहान है, खून निकल रहा है, और वो पड़े हुए हैं बाथरूम के अंदर। जज साहब को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में करीब उनका 2 महीने के करीब इलाज चला, और इस बीच सिलीगुड़ी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है डुबरी पुलिस को दी, ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि उसी क्षेत्र में पड़ती थी। पुलिस ने अपने, इधर जज साहब का इलाज चल रहा है, उधर पुलिस ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी को खंगालना शुरू करा कि 4 लाशों को जो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दी थी, उनकी रिकवरी के लिए जो आसपास बांध थे, जहाँ बैरिकेड लगे हुए थे नदी के ऊपर, वहाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन 2 महीनों की मेहनत के बाद भी कहीं भी दूर दूर तक कोई कंकाल, कोई बॉडी, कोई रिकवरी नहीं हुई। इधर जज साहब का इलाज अस्पताल में चल रहा था। जुलाई महीने के अंदर पता चला कि वो अब थोड़े ठीक हो रहे हैं, रिकवरी हो रहे हैं, लेकिन जज साहब ने बयान नहीं दिया। 9 अगस्त 1970 को जज साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जब जज साहब को लेके हॉस्पिटल से सिलीगुड़ी पुलिस अपनी कस्टडी में लिया इंक्वायरी के लिए, तो उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के पास ले जाया गया। वहाँ पूछा गया किस जगह, और जज साहब को बताया गया कि 2 महीने हमने यहाँ मेहनत की है, लेकिन कहीं भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, तो आप बताइए सच्चाई क्या है। जज साहब के पास और कोई चारा नहीं था सच्चाई बताने के अलावा। तो जज साहब ने बताया कि बच्चों ने आत्महत्या नहीं की या गिरने से पत्नी की मौत नहीं हुई। मैंने किन्हीं कारणों से अपनी पत्नी को और बड़ी बेटी को इस तरीके से
मैंने जो है मारा है, और दोनों बेटियों को, छोटी को मैंने 25 फरवरी को बुला के 25 फरवरी की रात को उनको मारा है। लेकिन डीआईजी साहब ने और पुलिस ने जब इंक्वायरी में पूछा कि भाई आपने उनको मारा, हम कैसे मान लें? पहले आपने बयान दिया कि मैंने ब्रह्मपुत्र नदी में उनको जो है उनका क्रियाक्रम कर दिया, उनको बहा दिया, और छोटी बेटियों ने आत्महत्या कर ली कूद के, तो हम आपकी बात का विश्वास कैसे करें? तो उन्होंने बताया नहीं, मैं इस तरीके से मैंने उनको उस जज के बंगले में मैंने उनको ऐसे ऐसे गाड़ दिया। तो पुलिस उन जज साहब को लेकर उस बंगले में पहुंची। उनकी निशानदेही पर उस बंगले को खुदवाया गया, जहाँ वो गड्ढे थे, जहाँ से पेड़ उखाड़े गए थे, उन गड्ढों को खोदा गया। तो उसमें कि तीनों बच्चियों की, उनकी माँ की अस्थि पंजर मिला, क्योंकि मृत्यु को 7-8 महीने हो चुके थे, काफ़ी हद तक वो बॉडी गल चुकी थी। तो ये था जज साहब, एक जज साहब ने अपने ही घर में अपने ही परिवार को दफना दिया। अब जज साहब को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उनके बयान के हिसाब से उन पे 4 मौतों का, 4 कत्ल का इल्ज़ाम लगा, दफ़ा 302 के अंदर बुक किया गया। उधर जज साहब को जेल भेज दिया गया। दुबरी पुलिस ने कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी, और इसके अंदर करीब 2 साल जज साहब जेल में रहे। 13 नवंबर 1972 को आपकी पहली सुनवाई कोर्ट की तारीख लगी है, आपको जाना है। तो कहा जाता है कि 12 नवंबर की रात को जज साहब ने फिर अपने ऊपर अपना जानलेवा हमला किया और अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि कहीं शर्मिंदगी थी कि एक जज, जिस कोर्ट के अंदर जज थे वो, और उसी कटघरे में, उसी रूम में उन्हें एक मुलजिम बन के जाना था। तो जज साहब ने अपनी पेशी से एक दिन पहले अपनी जान देने की कोशिश की। एक बार फिर जो 13 नवंबर 1972 की डेट थी वो पोस्टपोन हो गई, क्योंकि जज साहब फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। केस की सुनवाई पेंडिंग हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। अब पुलिस और डीआईजी बराता शर्मा परेशान है कि इस केस का मोटिव क्या था, क्योंकि किसी भी कत्ल का कोई मोटिव होता है, कारण होता है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। जो जज साहब ने अपनी मैरिज के 30 साल 32 साल बाद रिटायरमेंट का इंतज़ार किया, कत्ल के लिए इंतज़ार किया, क्या कारण था कि वो कत्ल रिटायरमेंट के बाद किया गया? 2 तारीख को वो रिटायर हुए, 10 तारीख को पहला कत्ल किया दो का, और फिर 15 दिन बाद 25 फरवरी को दूसरी बेटियों का कत्ल किया। इसका मोटिव क्या था, कारण क्या था, जिसका जज साहब जवाब नहीं दे रहे थे। अब तक जितनी बार इंक्वायरी की उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, कुछ केस के अंदर गवाह तो था, लेकिन चश्मदीद गवाह नहीं था इस केस के अंदर। जो अर्दली था जयप्रकाश ने ये तो बता दिया कि वो सिलीगुड़ी मिले थे, मेरे घर पे रहे थे, हमने गड्ढे खोदे थे और गड्ढों को भरा हुआ देखा था, लेकिन चश्मदीद गवाह कोई नहीं था जिसने कत्ल करते हुए देखा हो। लेकिन ऐसे केस में जहाँ घटना चक्र को देखते हुए उसको एविडेंस माना जाता है, जिसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, वो केस यहाँ पर होने वाला था। क्योंकि सबूत के तौर पर 3 चीज़ें सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर निकल कर आई। एक तो गवाह ने बताया कि यहाँ गड्ढे खोदे गए, गवाह ने बताया कि गड्ढे भरे गए। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जज साहब ने बयान दिया कि मैंने अपनी बेटियों को मारा, अपनी पत्नी को मारा, और उन्हीं की निशानदेही पर रिकवरी हुई बॉडी की। तो उस सबूतों के आधार पर उनका सज़ा होना बिल्कुल तय था, उनको मुजरिम बनाना पूरा तय था, लेकिन चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। अब इंतज़ार है कि जज साहब ठीक होंगे। खैर, जज साहब ठीक होकर आ गए, कोर्ट में मुकदमा चालू हुआ, क्योंकि सभी गवाहों को, सभी एविडेंस जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे उनको पेश किया गया। और 27 जनवरी 1973 को कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, जिस कोर्ट में जज साहब खुद जज थे, उस कोर्ट ने, दुबरी कोर्ट ने फैसला दिया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। एक न्याय करने वाले व्यक्ति ने जो गुनाह किया है वो सोची समझी साजिश के तहत किया, और ऐसा गुनाह एक आम आदमी करता तो उसकी कोई मजबूरी होती, लेकिन एक जज जिसे कि अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान है, कानून का ज्ञाता है, वो खुद फैसले देता है, खुद न्याय करता है, उसने ये केस किया, ये कत्ल किया। तो
27 जनवरी 1973 को सेशन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी, जिसके खिलाफ उपेंद्र नाथ राजखोवा ने अपील की गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और 19 मई 1974 को उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले पर भी अपनी मोहर लगा दी। मतलब हाई कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। उसके बाद पूर्व जज राजखोवा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट से 1975 के अंदर भी उन्होंने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना, एक ऐसा कत्ल जो कि नहीं होना चाहिए था माना, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सहमति जताई और उस पर अपनी मोहर लगा दी। अब तीनों कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों उसे फांसी की सज़ा पर अपनी मोहर लगा चुकी थी। अब 1976 के अंदर मर्सी पिटीशन डाली गई राष्ट्रपति के यहाँ। उस समय के राष्ट्रपति ने उस केस को देखा और उन्होंने किसी भी तरह की दया याचिका को ठुकराते हुए उनकी सज़ा को बरकरार रखा और उन्हें फांसी दी गई। भारत के इतिहास में इकलौते सेशन जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दी गई, जहां पूरे भारत के अंदर 1414 लोगों को फांसी की सज़ा अब तक सुनाई गई है और अब तक 57 लोगों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। उसमें एक भारत के इतिहास में इकलौता जज उपेंद्र नाथ राजखोवा थे, जिनको अपनी करनी की सज़ा मिली। लेकिन वो राज आज भी दफन है कि क्या कारण था जिस पत्नी के साथ उन्होंने 32 साल अपने जीवन के गुजारे, अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार किया और रिटायरमेंट के बाद अपनी तीनों बेटियों को और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वो राज अभी तक राज है। मैं क्राइम अप टू डेट के लिए राजेंद्र गुप्ता। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपको रोज़ या आने वाले समय में नई नई वीडियो आपको मैं ज़रूर भेजूं, आपको नए नए केस की जानकारियां दूं, आपको जो पुराने केस जो कि जिनकी क्राइम रिपोर्ट ऐसी है कि आपको सुनाया जा सके, आपको बताया जा सके। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।